25 साल झारखंड का पूरा हो चुका है। क्या देखते हैं कितना ज़्यादा झारखंड बदला? जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए झारखंड का गठन हुआ था वो उद्देश्य अभी तक बाकी है। हमारे जैसे लोग झारखंड आंदोलन की उपज रहे। 19 के चुनाव में झारखंडी सोच वाली सरकार को झारखंड की जनता ने जिताया। 24 वाली की विधानसभा के चुनाव में झारखंडी सोच वाली सरकार को जिताया। हाल के दिनों में घाटशिला का रेफरेंडम भी यही कहता है कि झारखंड की जनता निश्चित रूप से हेमंत सोरेन के सरकार के कामकाज से खुश है। झारखंड इस वक्त रजत वर्ष मना रहा है। 25 साल झारखंड का पूरा हो चुका है और महत्वपूर्ण दिन इसलिए भी है क्योंकि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार का ये जो दूसरा टर्म है उसका पहला वर्ष सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। और बातचीत करने के लिए इस कड़ी में हमारे साथ झारखंड सरकार के मंत्री सुदीप विश्वनु मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं। पहला सवाल तो यही कि 25 वर्ष का झारखंड हो गया और आपकी सरकार का ये सफलतापूर्वक 1 साल पूरा हो गया दूसरे टर्म का। क्या देखते हैं कितना ज़्यादा झारखंड बदला? सबसे पहले आपके माध्यम से आपके दर्शकों का अभिनंदन, जोहार। देखिए, झारखंड की परिकल्पना जिस स्वरूप में की गई थी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने हाल फिलहाल में विधानसभा के रजत जयंती समारोह में भी इस बात को उद्घाटित किया और मैं भी उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए झारखंड का गठन हुआ था वो उद्देश्य अभी तक बाकी हैं, वो पूरे नहीं हो पाए हैं। कौन दोषी है, किसके वजह से ये चीज़ें आई, ये विवाद का और बहस का विषय हो सकता है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। मैं ये बातें बहुत गंभीरता से इसलिए भी आपको कह रहा हूँ कि हमारे जैसे लोग झारखंड आंदोलन की उपज रहे, पैदाइश रहे। तो हम लोगों ने बिहार से अलग होकर जिस एक हीरा झारखंड का जो सपना देखा था, मेरे जैसे और हजारों लाखों लोगों ने देखा था, कहीं ना कहीं उस सपने को हमने धरातल पर अभी तक पूरा होते नहीं देखा है। हाँ, लेकिन एक खुशी ज़रूर है कि झारखंड अपने जन्म के 19वें वर्ष के बाद एक आबुआ सरकार या झारखंड के प्रति सोच रखने वाले नेतृत्व के प्रति समर्पित हुआ और लगातार पिछले 3 चुनावों ने हमारी इन सोच को मजबूत किया है। 19 के चुनाव में झारखंडी सोच वाली सरकार को झारखंड की जनता ने जिताया। 24 वाली की विधानसभा के चुनाव में झारखंडी सोच वाली सरकार को जिताया और हाल के दिनों में घाटशिला का रेफरेंडम भी यही कहता है कि झारखंड की जनता निश्चित रूप से हेमंत सोरेन के सरकार के कामकाज से खुश है। लेकिन मैं यह मानता हूँ कि बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ किया जाना बाकी है। 25 वर्षों के इस युवा झारखंड को आज सफलता के उन ऊंचाइयों और पावदान पर होना चाहिए था जहां वो नहीं है और हम लोग निरंतर प्रयास करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण हम ये मानते हैं कि 2024 में प्रचंड जनादेश का जो बोझ हमारे कंधे पर है, हेमंत सोरेन और उनके मंत्रिमंडल और उनकी सरकार पर है, वह बोझ बहुत बड़ा है और झारखंड की जनता बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रही है और हमें उनकी आशाओं पर खरा उतरना है। ये जो 1 साल का जो पूरा कार्यकाल था, अभी एक ऐतिहासिक दिन था। 10,000 से ज़्यादा नियुक्ति आप लोगों ने दी। आप लोग सफलता गिना रहे हैं, लेकिन विपक्ष आरोप पत्र जारी कर रहा है आपके 1 साल के इस कार्यकाल पर। नहीं, खैर, विपक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष आरोप पत्र करेगा ही, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष की राजनीति के इस दिवालियापन को यह दर्शाता है। 1 महीने से कम समय में घाटशिला में इस बुरी पराजय में कि जनता ने 19 में नकारा, 24 में नकारा, 25 के उपचुनाव में नकारा, उसके बाद भी वो जन मुद्दों की बात करते हैं और उन सवालों को खड़ा करते हैं जो कि झारखंडी जनता को टच नहीं करते हैं। दूसरी बात हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि हेमंत सोरेन इस राज्य की बेहतरी के लिए हर वो कदम उठाना चाहते थे, लेकिन उसके जो हर्डल्स थे वो बिलो द बेल्ट हुए। भारतीय जनता पार्टी के तमाम फाजिल मित्रों के पर मेरा ये बिल्कुल सीधा आरोप है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से झारखंड मुक्ति मोर्चा या हेमंत सोरेन को हराने में कामयाब न हो पाने के बाद उन्होंने उन तमाम हथकंडों का सहारा लिया जो झारखंडी जनता और झारखंडी युवाओं के विरुद्ध थे। मुकदमेबाजी में नौकरियों को उलझाना, डोमिसाइल की नीति के जो मुद्दे थे, जैसे हम लोग लेके आए थे कि झारखंड के
से 10वीं 12वीं करने वाले लोग ही यहाँ तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों के हकदार होंगे। इस मामले को ले जाकर कोर्ट में उलझाकर इसको रद्द कराना, ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं हेमंत सरकार की नियोजन या नौकरी देने की नीतियों का विरोध थी। कल भी माननीय मुख्यमंत्री ने बिल्कुल यही स्पष्ट कहा कि विपक्ष अड़ंगे लगाता रहेगा, रोड़े अटकाता रहेगा, सरकार चलेगी। और इन 25 वर्षों के इस झारखंड में 8,992 अभ्यर्थियों को एक दिन नियुक्ति पत्र देकर जो कीर्तिमान हेमंत सोरेन ने रचा है, इसकी गूंज बहुत दिनों तक भाजपा के कानों में रहेगी। और मैं ये समझता हूं कि जब वो सरकार की विफलता की बात करेंगे, झारखंड की जनता उनकी तरफ हंस के देखेगी कि सरकार सफलतापूर्वक अपने काम कर रही है और विपक्ष के पास चूंकि मुद्दा नहीं है, इसलिए खाली उनको विफल बता रहे हैं। झारखंड के युवा बहुत उम्मीद से देखते हैं, रोजगार और नियुक्ति की बात आप कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे विभाग हैं, 1 लाख से ज़्यादा नियुक्तियां लंबित हैं, कई जगह पे नियुक्ति निकलनी है। तो ये जो दूसरा टर्म है, इसमें तमाम चीज़ों को साध लिया जाएगा। देखिए, हमने स्पष्ट कहा कि इच्छा शक्ति प्रबल है। हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को रोजगार दें, नौकरियां दें, लेकिन दिक्कत क्या हो रही है? राजनीतिक तौर पर अगर हथकंडे अपनाए जाते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। कानूनी दाव पेचों में उलझाकर जब आप सरकार की नियुक्तियों को प्रभावित करते हैं तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो हम ये मानते हैं कि हमारी इच्छा शक्ति प्रबल है और हम करना चाहते हैं, बशर्ते इनके राजनीतिक षड्यंत्रों का सामना करते हुए शायद गति कुछ कम रहेगी। खास करके अगर आपके विभाग की बात करें, पर्यटन, खेलकूद, झारखंड की एक अलग पहचान खेलकूद को लेकर के भी है। पर्यटन को पहले खेलकूद पर आ जाते हैं। बहुत सारे बड़े खिलाड़ी झारखंड ने दिए हैं देश को। आपके पास महत्वपूर्ण विभाग है, आपका एक रोड मैप भी होगा कि ये जो 5 साल का टर्म है, इसमें क्या कुछ करने जा रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से रोड मैप तो बनाता ही है आदमी। आपको तो प्रस्थान के बिंदु भी तय करने होते हैं और मंजिल की दूरी भी तय करनी होती है। और मंजिल की दूरी को आंकते हुए आपको ये सोचना पड़ता है कि आपको चलना कैसे है। हम लोगों ने भी किया है। जब प्रभार संभाला इस विभाग का तो मुझको ये लगा कि खेल जैसी विधा में दोनों ही चीज़ें 50-50% महत्व रखती हैं। HR, ह्यूमन रिसोर्स, और इंफ्रा, आधारभूत संरचनाएं। आप किसी एक पर ध्यान दे दें, दूसरे पर ध्यान न दें, तो वो एक जो बैलेंस है, वो बैलेंस खत्म हो जाएगा तो उसके रिटर्न नहीं आएंगे। हमारे पास बहुत अच्छे खिलाड़ी हों और प्रैक्टिस करने की जगह ना हो, बेकार हो जाएगा। हमारे पास इंफ्रा, आधारभूत संरचनाएं, स्टेडियम बहुत बड़े बड़े हों और हमारे पास खिलाड़ियों पर इन्वेस्टमेंट ना हुआ हो तो बेकार हो जाएगा। तो एक स्वीट पॉइंट डेवलप करने के लिए हम लोगों ने दोनों ही दिशा में काम शुरू किया। राज्य में प्रतिभा को कैटर करने के लिए, टैलेंट हंट करने के लिए JEPC और हमारा डिपार्टमेंट दोनों ही काम करते रहे हैं। अब से पहले दोनों ही डिपार्टमेंट अलग अलग तरीके से टैलेंट हंट करते थे। हमने आकर दोनों ही JEPC और हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को मर्ज कराया। आपने उसको मर्ज किया है? दोनों को मर्ज कराया कि टैलेंट हंट एक ही। पहली बार ऐसा हुआ झारखंड? पहली बार ऐसा हुआ। दूसरा, हम लोग करीब करीब 6,000 के आसपास के बच्चों को कैटर करते हैं पूरे स्टेट में। हमारे डे बोर्डिंग, रेजिडेंशियल, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, JSSPS का हमारा जो आधारभूत संरचना का केंद्र है, इन तमाम में 6,000 बच्चे हमारे पास हैं जिनके खेल, प्रशिक्षण, पढ़ाई, सारी चीज़ों की हम लोग व्यवस्था करते हैं। वहाँ भी हम लोगों ने शुरुआत की है इस बात की कि हम टेलर मेड डाइट दे सकें बच्चों को। क्योंकि मेरा ये मानना है कि आर्चरी के बच्चे और हॉकी या फुटबॉल के बच्चे की डाइट एक जैसी नहीं होनी चाहिए। जो विशेषज्ञ की राय है उसके हिसाब से उसको डाइट दी जानी चाहिए। हम लोग उस दिशा में भी काम कर रहे हैं। प्लस एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर हम लोगों ने रांची में बनाया है, जहाँ चोट से उबरने में हमारे खिलाड़ियों को मदद मिलती है। हम उसका एक्सटेंशन सुदूरवर्ती जगहों में करना चाह रहे हैं कि जो बैटरी टेस्ट अभी तक हम लोग बड़े कन्वेंशनल तरीके से करते थे, HPC में उस बैटरी टेस्ट को हम पूरे साइंटिफिक तरीके से करें और हम डे वन ही ये डिसाइड कर लें कि टैलेंट हंट में जो बच्चा मेरे पास आया है उसके लिए संभावनाएं किस खेल में बेहतर हैं। क्या वो साइकिलिंग के लिए बेहतर है, क्या वो आर्चरी के लिए बेहतर है, क्या वो हॉकी के लिए बेहतर है या फुटबॉल के लिए बेहतर है। तो साइंटिफिक वे के इस एवोल्यूशन के बाद जब उस बच्चे को संबंधित खेल की विधा में हम ट्रेनिंग देंगे तो वैसी स्थिति में उसके परिणाम आशानुरूप आएंगे। ये पहली
व्यवस्था थी। दूसरी व्यवस्था इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने देखा कि जो उपलब्ध हमारे आधारभूत संरचनाएं हैं उनको कुछ कुछ रिनोवेट किए जाने की ज़रूरत है, और बड़ी आधारभूत संरचनाओं के बजाय ग्रामीण स्तर पर छोटी आधारभूत संरचनाओं के निर्माण की बहुत आवश्यकता है। जिला मुख्यालय में स्टेडियम बना देना बहुत अच्छा है, एक स्टेडियम बन गया है, फिर डिमांड आती है एक और होता है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जिला मुख्यालय में एक स्टेडियम ठीक है, लेकिन उसके बाद स्टेडियम या मैदानों का समतलीकरण जो होना चाहिए वो पंचायत के स्तर पर जाना चाहिए, कि बच्चों को डेली प्रैक्टिस करनी होती है। कोई जिला मुख्यालय अगर किसी खिलाड़ी के घर से 40 किलोमीटर की दूरी पर है तो वो रोज आकर प्रैक्टिस नहीं कर सकता। इतना सच हो सकता है क्योंकि पंचायत स्तर पर कोई भी इस तरह से काम नहीं करता। आपने ग्राउंड का समतलीकरण से लेकर तमाम चीज़ों का जिक्र किया। नहीं, उसमें भी चीज़ें बड़ी अजीब थी। जब प्रखंड स्तरीय स्टेडियम का हमने एस्टिमेट देखा तो वो करीब 87 लाख रुपया का था। जब 87 लाख रुपया के कंपोनेंट को हमने पढ़ा तो हमने पाया कि उसमें बाउंड्री थी, स्टैंड था, चेंजिंग रूम था, लड़के लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट की व्यवस्था थी। और जब धरातल पर आप देखेंगे तो इन आधारभूत संरचनाओं के रख रखाव और मेंटेनेंस की कोई व्यवस्था नहीं है। स्टेडियम बन जाते हैं, बाद में वो गलत काम करने वाले लोगों का अड्डा बनता है। कोई चौकीदार तो होता नहीं है, ग्रिल उखड़ के चला जाता है, बिजली के बल्ब और पंखे चोरी हो के चले जाते हैं। तो हमने उसका एकदम सिंपलेस्ट वे निकाला कि अगर बहुत आवश्यकता पड़ेगी तो समतलीकरण के अलावे पीने के लिए एक चापाकल, और यदि मैदान को खतरा इस बात का है कि कल वो नहीं रहेगा, उसको लोग अतिक्रमण कर लेंगे, तो वैसी स्थिति में बाउंड्री वॉल, बाकी और किसी सुविधा को देने की ज़रूरत नहीं। हम बच्चों को समतल फील्ड दे देंगे, पीने के पानी की व्यवस्था दे देंगे, हमारे बच्चे वहीं प्रैक्टिस करके बहुत बढ़िया रिजल्ट दे सकते हैं हमको। ये हम लोगों ने सोचा और हम लोग इस पर काम करना शुरू कर रहे हैं। अभी चल रहा है ये काम। इस पर हम लोग काम शुरू कर रहे हैं। अच्छा, कई जगहों से जो राज्य में खबरें आती हैं, जो अभाव में जो खिलाड़ी खेलते हैं, वैसे कई खिलाड़ियों को आपने चिन्हित करके उनको सुविधा पहुंचाने का काम किया। देखिए, अब मुख्य रूप से होता क्या है कि जो सामूहिक टीम लेवल वाले जो गेम हैं उसमें तो संसाधनों की बहुत परेशानी नहीं होती है। जैसे फुटबॉल है या हॉकी है, इसमें बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती। जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस वाले गेम हैं उनमें बड़ा गंभीर होकर और बड़ी सूक्ष्मता के साथ इवोल्यूट करके चलने की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे साइकिलिंग का, एक साइकिल का दाम 6 लाख 8 लाख रुपया है। अब गरीब पृष्ठभूमि से आने वाला कोई बच्चा यदि अच्छा खिलाड़ी है तो वो कॉमन साइकिल से प्रैक्टिस करके वो रिजल्ट नहीं निकाल पाए। हम लोग नहीं जानते होंगे, आपने कहा 7-7 लाख रुपए एक साइकिल का दाम है। बिल्कुल, माने जो नेशनल लेवल के प्रतियोगिता में पार्टिसिपेशन होता है उन साइकिलों का दाम 6-6 लाख रुपया है, 8-8 लाख रुपया है। अब गरीब पृष्ठभूमि से आने वाला कोई बच्चा अपनी निजी साइकिल की उम्मीद नहीं कर सकता है, और जब हम उसको किसी फैसिलिटी में दिए हुए 6 साइकिल से परफॉर्म करने बोलेंगे तो हर साइकिल का एक अपना नेचर और टेंडेंसी होता है, और उस पर चढ़ने वाला आदमी, जो चलाने वाला आदमी है, उसके हिसाब से चीज़ों को मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें एक एसओपी बनाने का हम लोगों ने प्रयास किया है कि वैसे खिलाड़ी जो प्रतिभाशाली हैं, जिनका पदक जीतने का इतिहास है, उनके परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए सरकार इंडिविजुअल स्तर पर डीबीटी कर दे। यही सेम कहानी आती है राइफल शूटिंग में। राइफल शूटिंग में आप कॉमन वेपन से बहुत अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि हर राइफल शूटर की राइफल बेसिकली उसी प्लेयर के डिज़ाइन के हिसाब से डिज़ाइन होती है। चाहे उसका बट हो, पोस्चर होता है, हाँ, चाहे उसका बट हो, चाहे उसका फोर साइट हो, चाहे उसका बैक साइट हो। अब बात आप करेंगे 3 लाख रुपए की आती है राइफल। एक ग्रामीण और गरीब पृष्ठभूमि से आने वाला बच्चा कहाँ से खरीद पाएगा? तो हम लोगों ने ये माना कि एक एसओपी विभाग बनाए, और एसओपी बना के कि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में अगर उसकी मेधा प्रदर्शित होती है तो सरकार उसको पर्सनल वेपन देने की तरफ बढ़ेगी आगे। और इसमें भी एक चीज़ को बड़ी गंभीरता से हमने सोचा कि सिर्फ और सिर्फ डीबीटी का मोड होगा, केवल डीबीटी, सिर्फ और सिर्फ डीबीटी। उसके पीछे कारण ये है कि अगर सेंट्रल लेवल पर हम परचेज करना चाहेंगे तो शायद हम वो मॉडल परचेज कर लेंगे जो उस खिलाड़ी के लिए मुफीद नहीं होगा,
जिस बच्चे को उस राइफल से बेहतर प्रदर्शन करना है, उसकी क्वालिटी और उसका मॉडल तय करने का अधिकार उस बच्चे को दिया जाना चाहिए। यानी आने वाले दिनों में हम लोग खेल के क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव देख सकते हैं। अभूतपूर्व शब्द तो बोलना मेरे लिए अनुचित होगा, मैं अभूतपूर्व नहीं कहूँगा, लेकिन सकारात्मक बदलाव की दिशा में हम लोगों ने हम लोगों ने एक मजबूत कदम उठाया है और हमें लगता है इसके फलाफल हमारे खिलाड़ियों को और राज्य को मिलेगा। मुख्यमंत्री अक्सर मंचों से कहते हैं कि झारखंड जितना खनिजों और खनिज संपदा से संपन्न है, उतना ही खूबसूरत वादियों से, प्राकृतिक संपदा से संपन्न है। पर्यटन की एक बड़ी जिम्मेदारी है। क्या झारखंड पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव हम लोग देखेंगे आने वाले समय में? निश्चित रूप से बड़ा बदलाव देखिएगा। 360 डिग्री में हम काम कर रहे हैं और विगत 11 महीने जो हमारे गुजर गए, अब तो 12वां महीना चल रहा है। इन 12 महीनों में सारे उन चीज़ों को कंसेप्टलाइज हम लोगों ने किया है जिनसे चीज़ों को हम बदल सकते हैं। सबसे पहले विजिबिलिटी के फैक्टर थे। झारखंड नेशनल एस्पेक्ट में कहीं विजिबल था ही नहीं टूरिज़्म स्टेट के तौर पर। हम लोगों ने उसमें बहुत कोशिश की कि डिजिटली हम दिखाई पड़े, विजिबल हों। कल हमारा कोई हिंदुस्तान का कोई युवा अगर कहीं छुट्टियों में, अगली छुट्टियों में जाने की तैयारी करता है तो 1 to 5 जो स्टेट हैं जहां वो छुट्टियों के लिए जाना चाहता है, उसमें झारखंड भी हो, इसकी तैयारी हम लोगों ने की। अलावे इसके हम लोगों ने तमाम उन नई विधाओं पर काम किया जिन विधाओं में अभी टूरिज़्म इंडस्ट्री कदमताल कर रही है, चाहे वो एडवेंचर स्पोर्ट्स के मुद्दे हों, चाहे हमारी आधारभूत संरचनाओं के सुधारने के मुद्दे हों, चाहे हम लोगों ने इस बात को देखा कि झारखंड का जो टूरिस्ट लोकेशन है वो 90% फॉरेस्ट में है और अब से पहले फॉरेस्ट और टूरिज़्म दोनों एक दूसरे को प्रतिद्वंद्वी के तौर पर, कंटेम्प्रेरी के तौर पर देखते थे, जिसका खामियाजा ये होता था कि फॉरेस्ट के इलाके में टूरिज़्म एमिनिटीज़ डेवलप नहीं हो पाती थी। इंटरफेरेंस पसंद नहीं। हाँ, नहीं, निश्चित रूप से फॉरेस्ट अपने अधिकार क्षेत्र के वनों में किसी दूसरे विभाग को काम करने देता नहीं है और उसका खामियाजा ये होता था कि वाटरफॉल जहाँ है वहाँ से प्रति कदम ज़मीन खोजने में 2.5 किलोमीटर जाना पड़ता था और जिस वाटरफॉल के नाम पर हम किसी को आमंत्रित कर रहे हैं उसको 2.5 किलोमीटर चल के उस वाटरफॉल को देखने जाना पड़ता था। तो हम लोगों ने टूरिज़्म और फॉरेस्ट को प्रतिद्वंद्वी के बजाय सहयोगी बनाने का प्रयास किया कि टूरिज़्म का पैसा, फॉरेस्ट का क्रिएशन, ऑपरेशन और मेंटेनेंस मिला जुला कर और ये दोनों विभाग आपस में मित्र बनकर उन सुविधाओं को विकसित करें तो इसके परिणाम बहुत जल्दी आपको दिखेंगे। मार्च अप्रैल तक हमारे फॉरेस्ट के इलाके में आपको इको हट्स दिखेंगी और ये दिखेगा कि झारखंड आने वाले लोग उस इको हट्स में ठहरना प्रेफर करेंगे। बिल्कुल, आपके ये विभाग संभालने के बाद कुछ ऐसे नए जो है वो हम लोगों ने संरचनाएं देखी हैं। क्या अभी हाल के समय में कुछ राज्यों में आपने विजिट भी किया, वहाँ के मॉडल को झारखंड में लाने के लिहाज से? शुरू में ही मैं गया था राजगीर, वहाँ का दो चीज़ें मुझको बहुत पसंद आई थी। एक तो ग्लास ब्रिज और दूसरा उनका जू सफारी। जू सफारी के लिए हमारा सबसे आदर्श स्थल बेतला टाइगर रिजर्व है, पीटीआर पलामू टाइगर रिजर्व जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके बगल में पुथुआ गढ़ा में हम लोगों ने एक ज़मीन आइडेंटिफाई कर ली है। माननीय मुख्यमंत्री जो कि वन मंत्री भी हैं, उनकी सैद्धांतिक सहमति भी मिल गई है। डीपीआर बनाने का काम चल रहा है और हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए वहाँ पर हम लोग निर्माण कार्य शुरू कर देंगे कि वहाँ पर एक जू सफारी होगी जिसमें अलग अलग इनक्लोजर में जानवर रखे जाएंगे, जानवर खुले होंगे, हमारे टूरिस्ट बंद केज में होंगे और उस बंद केज में जानवरों को देख सकेंगे। आगे इसकी बात और हम करेंगे, फॉरेस्ट के साथ हमारा कोलैबोरेशन से चल रहा है और इसकी बात आगे हम करें तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हम लोगों ने अपने माइनिंग जो भी कंसर्न है, टूरिज्म का भी जिक्र हुआ था बड़ा। देश का पहला राज्य है झारखंड जिसने सीसीएल के साथ एमओयू किया और हम लोगों ने खनन पर्यटन की शुरुआत की जो पूरे देश में पहला है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने टाटा मोटर के साथ बात की है। टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, माने टाटा ग्रुप के साथ बात हो गई हमारी, उनके तरफ से सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है कि हम टाटा स्टील के आयरन ओर माइंस को ले जाएंगे दिखाने के लिए, फिर टाटा स्टील के प्लांट में, स्टील मेल्टिंग शॉप में उस आयरन ओर से बनते हुए स्टील को दिखाएंगे और उसके बाद फिर टाटा मोटर्स ले जाकर हम उस स्टील से बनती हुई गाड़ियों को दिखाएंगे।
इसी तरीके से HCL जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, जिसको इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, उसके साथ हमारा MOU अंतिम चरण में है। हम उनकी फैसिलिटीज़ घुमाएंगे कि देश के पर्यटकों को घाटशिला आकर यह पता लगेगा कि कॉपर कैसे बनता है, तांबा कैसे बनता है और कैसे निकलता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। DVC के साथ हमारी बात चल रही है। हम उनको हाइडल जनरेशन दिखाएंगे, हम उनको थर्मल जनरेशन दिखाएंगे कि बिजली का उत्पादन पनबिजली के माध्यम से कैसे होता है, विद्युत तापघर के माध्यम से थर्मल जिसको बोलते हैं थर्मल प्लांट के थ्रू कैसे होता है। तो ये मल्टीपल चीज़ें हैं जो हम एक्सक्लूसिवली करना चाहते हैं कि पूरे देश में कोई टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के पास इतने MOUs नहीं होंगे जितने हमारे पास हैं। और हम एक्सपीरियंशियल टूरिज़्म, जिसमें अनुभव जनित पर्यटन का जो मुद्दा है, उसमें झारखंड एक बेहतर स्थान पर प्लेस रहे। इकोनॉमिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी, जाहिर तौर पर एक लाभ भी होगा। रूप से कोई भी टूरिस्ट किसी स्टेट में जितने दिन स्टे करेगा वो वहाँ की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। अगर वो होटल में रुकेगा तो होटल वाले को लाभ है, वो जिस रेस्टोरेंट में खाना खाएगा रेस्टोरेंट वाले को लाभ है, जिस टैक्सी से घूमेगा उस टैक्सी वाले को लाभ है, जहाँ से पानी की एक बोतल खरीदेगा उस बोतल को बेचने वाले को लाभ है। तो कुल मिलाकर जितना टाइम टूरिस्ट आप अपने स्टेट में होल्ड कर पाएंगे, आप स्टेट की इकोनॉमी में टूरिज्म का उतना बड़ा योगदान कर सकेंगे। सवाल अब लेते हैं, जैसे जो केंद्र सरकार के सहयोग के बिना कोई भी राज्य विकास के उन पायदानों को नहीं छू सकता है जिनकी उन्हें आवश्यकता है। झारखंड के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि जो केंद्र सरकार के साथ जो एक टकराहट है, ये सबको पता है। लगातार आप लोग कहते रहे हैं कि राशियां केंद्र सरकार से नहीं दी जाती हैं, बहुत सारे राशियों को रोक दिया जाता है। आपको लगता है कि केंद्र के साथ टकराहट के साथ राज्य का विकास हो सकता है? नहीं, सवाल देखिए टकराहट का नहीं है। आप इसको इस तरीके से परिभाषित करेंगे, मैं इसको इस तरीके से परिभाषित करूंगा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने फेडरल स्ट्रक्चर, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की थी। ये बात की थी कि राज्य और केंद्र सहयोगी की भूमिका में चलेंगे। केंद्र बड़ा भाई होगा, राज्य छोटा भाई होगा। बड़ा भाई छोटे भाई की ज़रूरतों के मद्देनज़र उसको मदद करेगा। लेकिन हाल के दिनों में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता ने इस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को, इस फेडरल स्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान पहुंचाया। खामियाजा तो भुगतना पड़ रहा है, और खामियाजा सिर्फ झारखंड को नहीं भुगतना पड़ रहा है, खामियाजा इस देश को भुगतना पड़ रहा है। खामियाजा इस देश के उस डेमोक्रेटिक सेटअप को भुगतना पड़ रहा है जिसको हमारे आपके पूर्वजों ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर बनाया था। हमारी भी स्थिति वही है। लेकिन मैं आपको यह स्पष्ट बताता हूँ कि जिन राज्यों को बहुत ज़्यादा मदद मिली वो क्या कर रहे हैं हम उस पर नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन हमें ये मालूम है कि अगर हमें मदद कम भी मिलेगी तो हम मितव्ययिता से अपने संसाधनों को उचित जगह में खर्च करते हुए राज्य की बेहतरी के लिए हर वो कदम उठाएंगे जहां आर्थिक अभाव मेरे आड़े नहीं आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो एक तो झारखंड का 25 साल पूरा हो गया, और दूसरी तरफ जो दूसरा टर्म है हेमंत सोरेन सरकार का, ये दूसरा टर्म का जो ये 1 साल पूरा हुआ, इसमें उपलब्धियां भी गिनवाई गई। तमाम मसलों पर, मुद्दों पर बहुत बेबाकी से मंत्री सुदीप सोनू ने हमसे बातचीत की है। जाहिर तौर पर जो एक विज़न है झारखंड के विकास को लेकर के, वो उन्होंने बहुत स्पष्टता से रखा है। देखना होगा कि झारखंड इस विज़न के साथ कितना आगे बढ़ता है। सहयोगी नीरज के साथ नवीन शर्मा, नक्षत्र न्यूज़, रांची।